नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। नेपाल में पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भी नहीं थमी हिंसा। संसद समेत कई इमारतें फूंकी। आर्मी चीफ ने की अपील, हिंसा छोड़ बातचीत करें प्रदर्शनकारी। जेएनजी की बड़ी बैठक आज। पड़ोसी देश नेपाल के हालात पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। कहा कि नेपाल में स्थिरता भारत के लिए जरूरी। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में चौकसी बढ़ी। कतर ने दोहा पर हुए हमले को बताया कायराना। कहा कि गजा में मध्यस्थ की भूमिका निभाना रखेगा जारी। दोहा हमले की दुनिया भर में निंदा। सुरक्षा परिषद ने आज बुलाई आपात बैठक। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने वालों का लगा तांता। प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। एनडीए कैंडिडेट्स के पक्ष में 15 सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग। और एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में आज भारत करेगा अपने अभियान की शुरुआत। पहले मैच में मेजबान यूएई से होगी भिड़ंत। समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं नेपाल की, जहां नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा थम नहीं रही है, जिसके बाद अब नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कल रात 10 बजे से सैनिकों की तैनाती कर दी। नेपाल में आंदोलनकारी युवाओं और सेना के बीच मध्य रात्रि में जंगी अड्डा स्थिति सैन्य मुख्यालय में बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार आंदोलनकारी युवाओं के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों ने देर रात सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल से मुलाकात की और अपने मुद्दे को उनके समकक्ष रखा। और सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने इसे किसी औपचारिक वार्ता की जगह युवाओं के विचारों को समझने का प्रारंभिक प्रयास बताया। और इस बीच सेना ने देश में सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए विशेष प्रबंध शुरू कर दिए हैं। सेना ने सभी समुदायों से लूटपाट, आगजनी और उपद्रवी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सक्रियता से सहयोग करने की अपील की है। सेना के अनुसार काठमांडू के बानेश्वर में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में लूटपाट की घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाट भटेनी सुपरमार्केट, होटल हयात और बौद्ध क्षेत्रों सहित काठमांडू और भक्तपुर के विभिन्न इलाकों में लूटपाट की घटनाओं में शामिल 21 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वे लोग मौके का गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे। और इस बीच अब सबकी निगाहें आज होने वाली जेएनजी की बैठक पर टिकी हुई हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है और करीब 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। उन्होंने नेपाल में युवाओं की मृत्यु पर पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति के प्रयास को समर्थन देने की भी अपील की। नेपाल में असामान्य और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए भारत के सीमावर्ती इलाके अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में 24 घंटे कड़ी निगरानी किए जाने के साथ ही सुरक्षा प्रबंध और पुख्ता किए जाने का निर्देश दिया है। लखनऊ में नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। 3 हेल्पलाइन और 1 व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं ताकि भारतीय नागरिकों को सीधे मदद मिल सके। पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रही है। नेपाल से संबंधित किसी भी संवेदनशील सूचना या भ्रामक सूचना पर तत्काल कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया है। सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों को अपने नेतृत्व में गश्त कराए जाने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी आपात स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं सख्त निगरानी के। आगे बढ़ते हैं, जहां पड़ोसी देश नेपाल में बने
राजनीतिक हालातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी सुरक्षा पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई गई मीटिंग में सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की गई। धामी ने अधिकारियों को नेपाल सीमा पर सघन जांच अभियान चलाने और किसी भी असामाजिक या विघटनकारी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं या भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीणों, ग्राम समितियों, पुलिस बलों और वन विभाग के अधिकारियों की सामूहिक भागीदारी से निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर भी बल दिया। कहा कि सीमा पर सभी प्रवेश मार्गों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और सीमा पार आवाजाही पर विशेष सतर्कता बढ़ती जानी चाहिए। धामी ने भारत सरकार द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए। विदेश मंत्रालय ने नेपाल के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से आग्रह किया है कि स्थिति स्थिर होने तक नेपाल की अनावश्यक यात्रा से बचें। जो लोग पहले से ही नेपाल में हैं, उन्हें घर के अंदर रहने, सड़कों पर निकलने से बचने और नेपाली अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सभी स्थानीय सुरक्षा परामर्शों का पालन करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने सहायता के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर भी साझा किए हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से इन संपर्क नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। +977 980 860 और +977 9810 326134 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। नेपाल में भारतीय दूतावास ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें। आगे बढ़ते हैं, जहां इजराइल कतर की राजधानी दोहा में हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाते हुए हमला किया और इस हमले में हमास के 5 नेताओं की मौत हो गई। इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि इस हमले का लक्ष्य हमास आतंकवादी संगठन के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाना था, जो 7 अक्टूबर से हमास हमले के लिए जिम्मेदार हैं। आईडीएफ ने कहा है कि वह हमास के खिलाफ दृढ़ संकल्प के साथ ऑपरेशन जारी रखेगा। तो वहीं हमले के बाद कतर सरकार ने इसे कायरतापूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। भारत ने दोहा में इजरायली हमलों के बाद चिंता व्यक्त करते हुए संयम बरतने और कूटनीति से काम लेने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत घटनाक्रमों और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर इनके प्रभावों के बारे में अत्यधिक चिंतित है। भारत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए कूटनीति से काम लेने का आग्रह करता है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सीपी राधाकृष्णन ने दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपने निर्वाचन को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने की संकल्प लिया है। राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 152 मतों के अंतर से जीता। उन्हें 452 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। और जीत के बाद नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने कहा था कि ये चुनाव वैचारिक लड़ाई है, लेकिन मतदान के पैटर्न से हम समझते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा विजयी हुई है। उन्होंने लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को महत्वपूर्ण बताया। चुनाव आयोग की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मतदाता सूची से जुड़े एसआईआर के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में एसआईआर प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों, तकनीकी मदद और जन जागरूकता अभियानों पर भी चर्चा हो सकती है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटिरहित बनाना है।
चुनाव आयोग का मानना है कि SIR से डुप्लीकेट वोटरों की पहचान, मृतक मतदाताओं के नाम हटाने और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी। चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर बिहार के मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा। पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आधार अधिनियम की धारा 9 के अनुसार इसे केवल पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, न कि नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य के सभी जिला चुनाव अधिकारियों, मतदाता पंजीकरण अधिकारियों और सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आधार कार्ड को SIR के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के निर्देश से अवगत कराया जाए और उसका कड़ाई से पालन कराया जाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पहचान के प्रमाण के रूप में आधार को स्वीकार करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने पहले पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को शामिल करने के लिए 11 दस्तावेजों की सूची बनाई थी। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को बूथ स्तर के अधिकारियों को आधार स्वीकार करने के निर्देश जारी करने का आदेश दिया। आयोग ने हालांकि ये भी कहा है कि अधिकारी अन्य सूचीबद्ध दस्तावेजों की तरह आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता को सत्यापित करने और इसके लिए अन्य प्रमाण दस्तावेज की मांग करने के हकदार होंगे। केंद्र सरकार ने आम आदमी और देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी राहत देते हुए GST प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधारों का ऐलान किया, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य, कृषि और लॉजिस्टिक जैसे 3 सबसे अहम क्षेत्रों पर पड़ेगा। अब जरूरी दवाओं पर लगने वाला GST 12% से घटकर 5% या कुछ मामलों में 0 कर दिया गया है, जिससे पुरानी बीमारियों का लंबा इलाज और भी किफायती हो जाएगा। और इसके साथ ही अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों पर भी GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ अस्पतालों का खर्च कम होगा, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। दृष्टि सुधार के लिए जरूरी चश्मों और लेंस पर भी टैक्स घटाया गया है, जिससे ये और भी किफायती हो गए हैं और लोग इन्हें आसानी से अपना सकेंगे। एक और बड़े फैसले में व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा को GST से पूरी तरह से छूट दे दी गई है, जिससे प्रीमियम सस्ता होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ कवरेज ले पाएंगे। स्वास्थ्य के बाद सरकार ने देश के अन्नदाताओं का भी पूरा ध्यान रखा है, जिसके तहत उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर GST की दर 18% से घटाकर सीधे 5% कर दी गई है। और इस कदम से उर्वरक उत्पादन की लागत में भारी कमी आएगी और किसानों के लिए कीमतें बढ़ने से रुकेंगी। और इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जैव कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे छोटे किसानों और को सीधा समर्थन मिलेगा। तो वहीं अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सरकार ने कमर्शियल वाहनों यानी कि ट्रकों पर GST की दर 28% से घटाकर 18% कर दी है। और इस एक बड़े कदम से माल ढुलाई की दरें सीधे तौर पर कम होंगी। सस्ते ट्रक लॉजिस्टिक लागत कम करते हैं और निर्यात में सुधार करते हैं। और इसी को और मजबूती देते हुए माल ढुलाई बीमा पर भी GST 12% से घटाकर 5% किया गया है, जिससे सामानों की आवाजाही पहले से ज्यादा सस्ती हो जाएगी। GST परिषद के इस फैसले से कृषि वस्तुओं, सीमेंट, स्टील, FMCG और ई-कॉमर्स डिलीवरी की आवाजाही सस्ती हो जाएगी। माल ढुलाई के थर्ड पार्टी बीमा पर GST भी ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और खिलौनों से लेकर खेल के सामान तक पर GST दर 12% से घटाकर 5% करने से खेल से जुड़े सामान आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आगामी 12 सितंबर से ये नई दरें लागू होंगी और खिलौना उद्योग को कितना होगा फायदा और बच्चों के लिए कितने सस्ते होंगे ये खिलौने, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनु गुप्ता से।
जीएसटी की नई दरों से भारतीय खिलौना उद्योग को कितना फायदा होगा, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनु गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का, एमओएस श्री पंकज चौधरी जी का। आपने टॉयज़, जो बच्चों की पहली सीढ़ी होती है सीखने की, खेलने की, उसकी दरों को कम करके बच्चों को जो उपहार दिया है, नवरात्रे शुरू होते ही उससे बड़ा उपहार देश में कभी भी बच्चों को नहीं मिला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइस जो होता है किस तरह से तय किया जाए, क्योंकि हालांकि बाजार में ऑलरेडी खिलौने मौजूद हैं। क्योंकि सरकार ने दर 12% से घटा के 5% कर दी है, तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ एंड कंज्यूमर, अंत में उपभोक्ता को होना ही चाहिए। अब हर मैन्युफैक्चरर का ये दायित्व है कि वो अपनी जीएसटी के अनुरूप अपनी एमआरपीज़ को रिवाइज़ करे, रिवाइज़ करने के बाद एक नया डिस्काउंट स्ट्रक्चर मार्केट में फ्लोट करे, ताकि अंत में ग्राहक को इस सुविधा का लाभ 22 सितंबर से ही होना शुरू हो जाए। स्वदेशी खिलौनों की बात की जाए तो कितना फर्क पड़ेगा? स्वदेशी की जो मुहिम, जो मांग माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 पे खिलौना इंडस्ट्री से की थी, वो बहुत जोर पकड़ रही थी और अब वो सही राह पे निकलेगी। 15% अंडर 14 की आबादी भारत में ही है विश्व की आबादी का, तो भारत अपने आप में सबसे बड़ी मार्केट है। तो जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर रहें, आप स्वदेशी की बात करें, तो इससे बड़ा स्वदेशी मार्केट, इससे बड़ी मिडिल क्लास आपको विश्व में कहीं नहीं मिलनी। आप भारत में खिलौना बनाएं, भारत में ही खपाएं और विदेशों में भी पहुंचाएं। साउथ में भी खिलौनों की पूजा की जाती है, उसमें किस तरह देखते हैं? बच्चे कितना ज़्यादा आप खरीद पाएंगे? तमिलनाडु में एक गोलू नाम का एक त्यौहार होता है, तेलंगाना और आंध्रा में एक बोमाला कोवलू के नाम से एक त्यौहार होता है, जहां बच्चे अपने पुराने खिलौनों को निकालते हैं, अलग अलग टाइम पे निकालते हैं, उन्हें एक सीढ़ियों में रखते हैं और उनकी पूजा की जाती है। दृष्टया ऐसा लगता है उन गुड़ियाओं से, उन गुड्डों से ये दिखाना चाहते हैं कि साक्षी भाव से दिखाना चाहते हैं कि कैसे खिलौने अपने जीवन का परिचय देते हैं, अपनी कल्चर को बढ़ावा देते हैं। अगर उसी कड़ी में आगे चलें तो जब जीएसटी की दरें कम हुई हैं तो निश्चय ही आने वाले त्योहारों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलौना खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा, खिलौनों को एक उचित दर पे लाएगा, ताकि बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत अफोर्डेबल रहें। तो ये थे मनु गुप्ता जी जो बता रहे थे कि अब जो घटी हुई दरें हैं उसकी वजह से खिलौना उद्योग को भी फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के लिए और ज़्यादा खिलौने खरीद सकेंगे। कैमरामैन संजय जैना के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बुलेटिन में यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। असम में महान गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका की वर्ष भर चलने वाली जन्मशती समारोह की शुरुआत हो गई है। 8 सितंबर 1926 को जन्मे भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की याद में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पोत नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सांस्कृतिक यात्रा विस्तृण परोरे अ म्यूजिकल वॉइस फ्रॉम सादिया टू धुबरी की शुरुआत की गई।
सुधा कंठा या ब्रह्मपुत्र के कवि के नाम से विख्यात डॉक्टर भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया में हुआ था। विस्तीर्ण पाररे असंख्य जनरे हाहाकार हुनिउ निःशब्दे नीरवे बुढ़ा लुई तुमी बुढ़ा लुई बुआ किया 10 वर्ष की आयु में उन्होंने कोलकाता स्थित आकाशवाणी पर अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया। रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल और कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जैसे सांस्कृतिक दिग्गजों के प्रारंभिक प्रभाव और घर पर ही उनकी मां द्वारा दी गई संगीतमय शिक्षा ने डॉक्टर हजारिका की बाद की कलात्मक यात्रा की नींव रखी। सीखने की इस हिंदू विश्वविद्यालय के कॉटन कॉलेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया और वे अमेरिका चले गए। अमेरिका में उनकी मुलाकात पॉल रॉबसन से हुई। रॉबसन का 1927 का गीत ओल्ड मैन रिवर हजारिका की प्रतिष्ठित रचना विस्तीर्ण परोरे, जो महाशक्तिशाली ब्रह्मपुत्र को उनकी संगीत में पुष्पांजलि थी, की प्रेरणा बना। विस्तीर्ण परोरे असंख्य जनरे हाहाकार हुनिउ निःशब्दे नीरवे बुढ़ा लुई तुमी बुढ़ा लुई धुआ किया। Bhupen Hazarika was born at Sodia and he has very much touch with the waterways, and we are associated with the waterways with the inspiration of our honorable minister Sri Sarbananda Sunwal sir. We are taking this initiative, and one boat actually named as Brahmaputra Pearl, and this is beginning from Sodia, and its journey stopped at then Guijan, and then it's coming to this place Bogibil. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने 8 सितंबर को विस्तीर्ण परोरे सादिया से धुबरी तक एक संगीतमय यात्रा नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल शुरू की। गुविजान घाट तिनसुकिया से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें संगीत और कला की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। इस अद्वितीय नाव यात्रा में बैंड ऑफ 3 नाम का म्यूजिकल ग्रुप और कलाकारों की टोली भी साथ है, जो पूरे सफर में भूपेन हजारिका की धुनों और रचनाओं को जीवंत करेंगी। भूपेन हजारिका की शताब्दी की इस सांस्कृतिक यात्रा के जरिए उनकी धुनें और संदेश एक बार फिर ब्रह्मपुत्र की लहरों पर गूंज रहे हैं। सुबीना रॉय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। और इंडेक्स सऊदी अरब 2025 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलकर इंडेक्स सऊदी अरब 2025 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। यह आयोजन 9 से 11 सितंबर तक रियाद फ्रंट एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में हो रहा है। यहाँ भारत हस्तशिल्प सोर्सिंग के लिए आदर्श गंतव्य विषय पर एक सत्र का आयोजन किया गया। राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने मुख्य भाषण दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का हस्तशिल्प क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जो 70 लाख से ज्यादा कारीगरों की आजीविका का आधार है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा हर जिले में शिल्प को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम पर भी जोर दिया। इस सत्र में सऊदी उद्योग जगत के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। इंडेक्स सऊदी अरब में इस वर्ष 5 प्रमुख शिल्पकार भाग ले रहे हैं। इनमें मनमोहन सोनी, प्रेमचंद्र प्रेथप, पूथम कोड अर्जुनन, उम्मे सलमा खातून और जशोबंती मेहर की कारीगरी देखने को मिलेगी। दुबई में आयोजित हो रहे एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय टीम ग्रुप A में और टीम अपने अभियान की शुरुआत UAE के खिलाफ करेगी। भारत ने अब तक UAE के खिलाफ सिर्फ एक T20 मुकाबला खेला है, जिसमें टीम ने 9 विकेट से अपने नाम किया था। ये मुकाबला साल 2016 में खेला गया था। मौजूदा समय में भारतीय टीम को इस कप को जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत ने अब तक कुल 8 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जिनमें 1 बार T20 फॉर्मेट में जबकि 7 बार वनडे फॉर्मेट में इस खिताब को अपने नाम बनाने में सफलता हासिल की है। UAE टीम की कप्तानी मोहम्मद वसीम कर रहे हैं और टीम पहले से मजबूत होकर सामने आई है।
और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा, तो देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।